नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान के इतिहास को एक नए कलेवर में नए रूप से आप लेकर के आ रहे हैं, जिससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आए। उसी से हमने एक नया स्टार्ट करी थी, राजस्थान के आधुनिक इतिहास को शुरू किया था और उसमें से हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने पहुंचे थे कहां तक, बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर मराठों का इंटरफेयर। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्लास को देखते हैं। हमने बात करी थी, तो देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। ये बात हमने करी थी आधुनिक का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले ही बता चुका था आपको। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी संघर्ष के तौर पर। इसके बाद अपने ने यहां तक क्लास पढ़ ली थी। देखिए, बूंदी का उत्तराधिकार का संघर्ष यहां तक अपने क्लास पढ़ ली थी कि बूंदी के अंदर एंटरफेयर करी। अब जब बूंदी के अंदर एंटरफेयर होगी तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी किसको, राजपुतानाओं को। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अगली क्लास आज देखिएगा। अब जब बूंदी के अंदर ज्यादा समस्याएं हुई तो समस्याओं को निदान कर लेके इन्होंने क्या किया कि भाई लगातार कहीं ना कहीं समस्या हो रही है, तो उसकी समस्या के लिए क्या किया जाए कि एक सभी राजपूत इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के इन मराठों का हमको मुकाबला करना है। किसी भी मराठा को शरण नहीं देनी है, किसी भी दुश्मन को शरण नहीं देनी है। मेरा दुश्मन सभी का दुश्मन, मेरा दोस्त सभी का दोस्त माना जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर हम सभी मिलकर के क्या करेंगे, एक राजपूत एकता या फिर राजपुतानाओं की एकता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। किसके बाद, बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद। तो एक हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया 17 जुलाई 1734 को, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, हुड्डा कहां है, हुड्डा भीलवाड़ा में है। अब इसका प्रयास किसने किया था, तो कहते प्रयास तो कहीं ना कहीं संग्राम सिंह ने किया था। मैंने आपको कहा था संग्राम सिंह ने लेटर भी लिखा था, क्योंकि संग्राम सिंह के समय ही कहीं ना कहीं मेवाड़ के अंदर इनडायरेक्ट रूप से एंटर करी थी किसने, मराठाओं ने चोट की वसूली करी थी। तो संग्राम सिंह ने कहीं ना कहीं प्रयास किया, लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई तो संग्राम सिंह के बाद जो शासक बना, जगत सिंह सेकंड, उस जगत सिंह सेकंड ने ही इस सम्मेलन की क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। और कहते हैं इस सम्मेलन का जो आयोजन है, आयोजन जो करता थे इसके, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो मैंने आपको कहा था सवाई जयसिंह, क्योंकि संग्राम सिंह के साथ साथ पैरेलल कौन है, सवाई जयसिंह है। मारवाड़ के अंदर कौन है, मारवाड़ के अंदर आपको दिखाई देगा अजीत सिंह। कोटा बूंदी के अंदर कौन है, तो कोटा के अंदर आपको पता है दुर्जन साल सिंह। ये कई सारे शासक आपको देखने को मिलेंगे। तो हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया। अब देखिए, बीकानेर से कौन आया, जोरावर सिंह आया। नागौर से कौन आया, बख्त सिंह आया। जोधपुर से अभय सिंह। मेवाड़ में इन्होंने अध्यक्षता करी थी। कोटा से दुर्जन साल सिंह, बूंदी से दलेल सिंह। अब दलेल सिंह कौन है, वही दलेल सिंह जिसको कहीं ना कहीं सवाई जयसिंह ने पुनः शासक बना दिया था। पिछली वीडियो में हमने देखा था मराठों ने इंटरफेयर करके उम्मेद सिंह को शासक बनाया। किसको, उम्मेद सिंह को। लेकिन मराठाओं के जाने के बाद तुरंत वापस उम्मेद सिंह को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और पुनः दलेल सिंह को क्या बना दिया, शासक बना दिया। किसने, सवाई जयसिंह ने। और मराठों को उसके बदले में कुछ पैसा मिल गया। किशनगढ़ से राज सिंह, करौली से गोपाल सिंह और जयपुर से सवाई जयसिंह आयोजक थे। इन्होंने हुड्डा सम्मेलन बुलाया। अपने बीच के जो मनमुटाव है उनको समाप्त करेंगे, जो भी स्वार्थ हो उसको समाप्त करेंगे, मराठों के विरुद्ध ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो आयोजन किया गया उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। तो इस सम्मेलन को कहीं ना कहीं, इस आयोजन को असफल आयोजन के तौर पर भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखिए, इससे आगे की नेक्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान का पहला पॉइंट से मराठों का एंटरफेयर। तो उसी मराठों के एंटरफेयर को हम आधुनिक राजस्थान के अंदर पढ़ रहे हैं। अब एंटरफेयर मैंने कहा था मेवाड़ में हुआ, फिर बूंदी के अंदर हुआ और अब जयपुर के अंदर। जयपुर में क्या है, उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा है, राजमहल का युद्ध। अब उत्तराधिकार का संघर्ष क्या है, तो आपको पता ही, एक समझौता हुआ था, एक समझौता था, देबारी समझौता।
और देबारी जो समझौता हुआ था, उस देबारी समझौते के अंदर जो मेवाड़ का शासक था कौन, अमर सिंह सेकंड, और इधर मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, और जयपुर का शासक कौन है, सवाई जयसिंह। ध्यान रखिएगा देबारी समझौता किस किस के बीच में हुआ था, एक तो अमर सिंह सेकंड मेवाड़ से, एक कौन थे, सवाई जयसिंह जयपुर से, और एक थे अजीत सिंह, कहां से, मारवाड़ से। इनके बीच में समझौता होता। समझौते के तहत अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे, जयसिंह से, और ये कहा था कि इससे जो उत्पन्न संतान होगी वो ही कहीं ना कहीं आपको अगला शासक या उत्तराधिकारी उसको घोषित करना होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। यह समझौता था। अब हुआ क्या कि सवाई जयसिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद जो बड़ा पुत्र था, वो बड़ा पुत्र कौन था, ईश्वर सिंह, और छोटा पुत्र कौन था, माधो सिंह। माधो सिंह अमर सिंह की पुत्री से जो थी उससे उत्पन्न संतान थी। तो सिंपल सी बात है, अमर सिंह जे जो वादा किया था देबारी समझौते के अनुसार, उसके अनुसार शासक किसको बनना चाहिए था, माधो सिंह को शासक बनना चाहिए था। लेकिन शासक कौन बना, शासक बना ईश्वर सिंह। जब ईश्वर सिंह शासक बनेगा तो माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में क्या होगा, संघर्ष देखने को मिलेगा। और संघर्ष में मेवाड़ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मेवाड़ से तो रिश्तेदारी है, और दूसरा कोटा आएगा, दुर्जन साल सिंह, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में कौन आएगा, साथ में एक और याद रखिएगा जिसका नाम है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह को भी आप याद करना है, क्योंकि उम्मेद सिंह भी लगातार संघर्ष कर रहा है बूंदी की सत्ता को प्राप्त करने के लिए। सारे एक पक्ष में, इधर मुगल और पेशवा कहीं ना कहीं समर्थक है किसके, ईश्वर सिंह के। और एक लड़ाई होगी कौन सी, राजमहल, राजमहल की लड़ाई होगी। और कहते हैं ईश्वर सिंह ने मराठा सहायता मल्हारराव होलकर से इसमें जीत हासिल करी, और माधो सिंह और मेवाड़ इस युद्ध में क्या हो गए, हार गए। लेकिन हारने के बावजूद भी ईश्वर सिंह ने समझौता कर लिया, क्योंकि इस समय मेवाड़ का शासक कौन है, इस समय जो मेवाड़ का शासक है जगत सिंह सेकंड, उसके साथ समझौता कर लिया, भाई ठीक है तुम बार बार आक्रमण मत करो, और माधो सिंह को एक काम करता हूं, माधो सिंह को कुछ क्षेत्र दे देता हूं, टोंक और रामपुरा का क्षेत्र इसको दे देता हूं, जहां से अच्छी खासी कहीं ना कहीं कमाई होती है। तो ये क्षेत्र दे दिए गए किसको, माधो सिंह को। और इस तरीके से ये शुरुआत देखने को मिलती है। इसके बाद अगले ही साल 1747 के बाद 1748 में एक युद्ध और होता है, बगरू का युद्ध। बगरू भी आपको पता है जयपुर में है। तो 1748 में बगरू का युद्ध और 1750, अब दोनों की चीज को अंतर को समझ लीजिए तो ज्यादा आपको इजी गोइंग हो जाएगा, चीजें भी आपको समझ में आएगी। बगरू का युद्ध, एक तरफ माधो सिंह है, मल्हारराव होलकर है, इसको ध्यान रखिएगा मराठों। दूसरी तरफ ईश्वर सिंह है, और साथ साथ में जाट रियासत। जाट रियासत का मतलब सूरजमल, सूरजमल कहीं ना कहीं इनके साथ है, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से सिंधिया भी सपोर्ट में, किसके, ईश्वर सिंह के। और इधर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इधर इसके साथ साथ मल्हारराव होलकर को सहायता देगा जोधपुर का जो शासक है अभय सिंह, वो कहीं ना कहीं अपनी एक सेना इसके सपोर्ट में भेजेगा। अब यहां पर कहते हैं कि लड़ाई होती है, और लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर सिंह को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा, ईश्वर सिंह को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम पराजित होने की संभावना लग रही है। तो ईश्वर सिंह क्या करेगा, समझौता कर लेगा। जब उसको ऐसा दिखाई देगा कि पराजित होने की संभावना है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं समझौता कर लेगा। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हमने पिछली उसमें पढ़ा था, यहां पर राजमहल में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस राजमहल का जो युद्ध होता है, इसमें इस याद और रखिएगा इसको, हर गोविंद, एक नाम और याद रखेगा, नटाणी।
हर गोविंद नटाणी कहीं ना कहीं सेनापति के रूप में है। किसकी तरफ से? ईश्वर सिंह की। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर रहे थे हम इसकी, इसको याद रखिएगा। तो समझौता कर लेता और समझौते के तहत एक व्यक्ति को दूत बना करके भेजेगा जिसका नाम होगा केशव दास। इस केशव दास को दूत बना करके भेजेगा और इसके तहत क्या कर ली जाएगी? संधि कर ली जाएगी। संधि करने के दौरान कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचा लिया किसने? ईश्वर सिंह ने। लेकिन इसके बदले में उसको बड़ी भारी रकम कहीं ना कहीं देनी थी और कहते हैं कि इस रकम का लगातार दबाव बढ़ रहा था और दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ईश्वर सिंह को ऐसा लगा कि केशव दास बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो केसरी ईश्वर सिंह ने कहीं ना कहीं केशव दास जो इसका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसकी इसने हत्या करवा दी। जब केशव दास की हत्या हो गई, केशव दास तो इसके लिए हर समय काम आने वाला व्यक्ति था, तो उसकी जो पत्नी है उसने कहीं ना कहीं मराठों को कहा कि कहीं ना कहीं मराठों को जयपुर के अंदर आने के लिए कहीं ना कहीं इसने कहा कि भाई क्यों, क्योंकि उसके पति की क्या करवा दी गई? मृत्यु करा दी गई। और परिणाम स्वरूप ईश्वर सिंह के समय कहीं ना कहीं मराठे ने जयपुर में एंट्री करी और पैसे का दबाव डाला। अब उस पैसे को नहीं चुकाने की स्थिति में ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि ईश्वर सिंह ने जो राजमहल का युद्ध लड़ा था, उस राजमहल का युद्ध जब लड़ा था तो उस युद्ध की जीत में उसने एक इमारत का नाम लगाया था जिसका नाम था ईसरलाट। एक इमारत बनवाई थी और कहते इसी इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली किसने? ईश्वर सिंह ने। तो ईश्वर सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कारण क्या था? भारी मराठा कर्ज नहीं चुकाना। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये स्थिति थी। नेक्स्ट बात करें, अब इसके बीच में क्या हो रहा है? इसके बीच में अब देखिए, अब मराठों ने क्या किया आपको पता ही है। मराठे कहीं ना कहीं अब माधो सिंह को शासक बनाएंगे जब ईश्वर सिंह हो जाएगा। तो माधो सिंह के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब माधो सिंह से पैसे की डिमांड की जाएगी लगातार। माधो सिंह के ऊपर दबाव डाला जाएगा कहीं ना कहीं। तो माधो सिंह को शासक बना रहे हैं, तो माधो सिंह कहीं ना कहीं मराठों से अपना पिंड छुटाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में एक लड़ाई होगी, भटवाड़ा को का युद्ध होगा 12 के अंदर, ठीक है। और कारण कहते हैं कि कारण था रणथंभौर में अधिकार को लेकर के। किसमें? रणथंभौर पर अधिकार को लेकर के एक लड़ाई होगी। इसको देखिएगा। और इस युद्ध को भटवाड़े के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर और साथ में अब दुर्जन साल सिंह की जगह सत्ता पर कोटा में कौन आ गया? शत्रु साल। ये दोनों एक तरफ हैं और इधर कौन है? माधो सिंह। और माधो सिंह क्या हो गया? पराजित हो गया। जब माधो सिंह पराजित होगा तो सिंपल सी बात है, और इसके ऊपर धन का बोझ डाला जाएगा और इससे टैक्स की वसूली की जाएगी। तो इसकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसके बीच में एक युद्ध देखिएगा, तुंगा का युद्ध। कौन सा? तुंगा का युद्ध। ये भी जयपुर के पास बस्सी के समीप पड़ता है। इस तुंगा के युद्ध में क्या होगा आगे चल करके हम पढ़ेंगे। प्रताप सिंह और विजय सिंह दोनों, और सामने कौन है? महाजी सिंधिया। अब ये लड़ाई भी क्यों हो रही है? मैंने कहा ये लड़ाई भी प्रताप सिंह जो शासक बना है, प्रताप सिंह से भी लगातार, माधो सिंह के बाद प्रताप सिंह, बीच में पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के बाद प्रताप सिंह, प्रताप सिंह से भी लगातार पैसे की डिमांड की जा रही है। और प्रताप सिंह उतना ज्यादा पैसा देने में कैपेबल नहीं है, उतना नहीं दे पा रहा है। तो उसने, और विजय सिंह, जो कि विजय सिंह पहले से ही परेशान है किससे? मराठों से। आगे चल करके बात करेंगे जो आपका मारवाड़ है, मारवाड़ में एक शासक हुए भक्त सिंह। अभी हमने हुरडा सम्मेलन में पढ़ा था। तो भक्त सिंह का जो उत्तराधिकारी होता है वो विजय सिंह होता है। तो विजय सिंह के समय भी संघर्ष चल रहा है मारवाड़ के अंदर, तो वो भी मराठों से कहीं ना कहीं परेशान है और प्रताप सिंह तो ही। तो दोनों के दोनों इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कहते हैं इसमें इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं कहीं ना कहीं मराठों को पीछे हटना पड़ा। और कुछ इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजपूतों की इसमें क्या हुई? विजय प्राप्त हुई। एक महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। कौन सी? तुंगा की लड़ाई। इसको ध्यान रखिएगा। तुंगा भी जयपुर में, जयपुर के पास बस्सी नामक स्थान से ये लड़ाई आपको देखने को मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिएगा, ये महायुद्ध के दो नायक थे। एक है महाजी सिंधिया और एक है सवाई प्रताप सिंह। अभी मैंने बताया तुंगा का युद्ध हो रहा है, जयपुर का शासक है, मराठा कर चौथ से मुक्ति चाहते हैं, चुनौती 63 लाख रुपए की मांग।
और इसने पैसा देने से मना कर दिया। महाजी वजीर मुतल्लक के पद पर हैं, आधुनिक फ्रांसीसी प्रशिक्षण सेना है और मुगल साम्राज्य का पुनरुद्धार। समझ में आ गया? कहीं ना कहीं पुनरुद्धार मराठों का, मराठा साम्राज्य का कहीं ना कहीं पुनरुद्धार इसका लक्ष्य है। तो ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। और इसी बीच में मैंने आपको कहा था, ये जो दोबारा से देखिएगा, तुंगा का युद्ध एक निर्णायक, कई जगह अनिर्णित मिलता है, लेकिन कई जगह कहते हैं कि मराठों को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा था, मराठों को पीछे हटना पड़ा। तो पीछे हटना पड़ा तो कहीं ना कहीं नैतिक जीत हुई थी किसकी? जयपुर और जोधपुर के शासकों की, ऐसा माना जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें देख लीजिए, राजपूत सेना जयपुर और जोधपुर, 4000 राठौड़ घुड़सवारों का हमला हुआ था। राठौड़ मैंने कहा मारवाड़ का विजय सिंह भी इसमें शामिल था। मुगल जनरल हमदानी का विश्वासघात और मराठा सेना में रसद की कमी। जो मराठों के साथ आया था मुगल वाला, उसका कहीं ना कहीं हमदानी जो उसका जनरल था, उसने धोखा दिया कहीं ना कहीं मराठों को, और मराठों को रसद की क्या हो गई? कमी हो गई। इसलिए मराठों को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। राजपूतों का पलड़ा भारी रहा, शिंदे को पीछे हटना पड़ा। इसको ध्यान रखिएगा। सैन्य क्रांति, इसको थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। ये एक लड़ाई और आपको देखने को मिलती है, डी बोइंगे और कंपू सेना। अब डी बोइंगे और कंपू सेना कौन सी है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तुंगा का जो युद्ध था, कौन सा? तुंगा का युद्ध, उसमें ध्यान रखिएगा। आगे चल करके एक लड़ाई देखोगे तो इस सेनापति को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक लड़ाई होगी पाटन की लड़ाई। किसकी? एक पाटन की लड़ाई होगी, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पाटन सीकर, और इस समय नेतृत्व करेगा मराठों का बोइंग डी बोइंग ने, और उसकी एक सेना होगी जिसको पैदल सेना ब्रिगेड कहा जाता है, उसका नाम था कंपू। और मोबाइल आर्टिलरी का उपयोग किया जाता है, आर्टिलरी इधर से उधर ले जाने के लिए हथियार, मोबाइल यानी कि तोपों को एक से दूसरे तक ले जाने वाली आर्टिलरी का इसमें उपयोग किया गया था। ये देखिएगा तोपे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यही है वो पाटन का युद्ध, देख लीजिएगा। इस पाटन का युद्ध मैंने कहा 20 जून 1790 निर्णायक मराठाओं की जीत हुई, और रणनीति, मोबाइल आर्टिलरी और पैदल सेना का समन्वय, राजपूतों की अधिक तोपों को जब्त, राजपूत मुगल गठबंधन का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजपूत थे उन्होंने कहीं ना कहीं मराठों से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो परमानेंट, ये देखिएगा, डी बोइंग ने और जयपुर और जोधपुर की सेना को इसने पराजित कर दिया। एक तरफ मराठा सेना, एक तरफ सिंधिया, और इधर राजपूत सेना, और मैंने आपको कहा डी बोइंगे की आर्टिलरी। इस तरीके से ये जो लड़ाई थी, ये महत्वपूर्ण लड़ाई थी इतिहास की, ध्यान रखिएगा। पाटन कहां पड़ता है? पाटन सीकर में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद मेड़ता का युद्ध हुआ। किसके? मेड़ता का युद्ध, मेड़ता नागौर 1790, मारवाड़ का दमन। अब किसका दमन किया गया? मारवाड़ का। तो देख लीजिएगा, पाटन के बाद डी बोइंग ने जोधपुर की सेना को मेड़ता में हराया। ताकत हो गई और ज्यादा, मोटिवेट होते चले गए। तो किसको हरा रहे हैं ये? अब मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर कौन है? तो आपको पता ही है, विजय सिंह। विजय सिंह को परास्त किया और मराठा ध्वजा फहराया और 60 लाख रुपए से, और अजमेर में उसका सरेंडर करवा दिया। ये देखिएगा, ये लड़ाई आपको पता होनी चाहिए। मालपुरा का युद्ध, कौन सा? ये निर्णायक युद्ध है। इसके बाद जयपुर की निर्णायक हार हो गई, और जयपुर उसके बाद सरेंडर कर गया, और जयपुर की निर्णायक हार। मालपुरा पड़ता है कहां पर? टोंक में। और एक तरफ कौन है? दौलतराव सिंधिया, और इसका सेनापति है, इसका सेनापति जिसका नाम है लखवा दादा, और सामने कौन है? सवाई प्रताप सिंह। और मराठा वर्चस्व की पुनः स्थापना हो गई, और प्रताप सिंह हार गया, और हारने के बाद मराठों ने बड़ी मात्रा में धन की वसूली करी। लेकिन किस्मत अच्छी है कि उधर अंग्रेजों ने मराठों को कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित कर लिया, और सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस करने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ उधर से
कहीं ना कहीं मराठों का डिक्लाइन भी अब क्या होगा, शुरुआत हो जाएगी। मराठों ने जयपुर को कंट्रोल कर लिया और जितना मन चाहा उतना लूटा किसको, जयपुर को। तो इसी के साथ जयपुर के मराठों का इंटरफेयर को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मारवाड़ और उसके बाद हम भरतपुर, और भरतपुर के साथ साथ हम मेवाड़ के अंदर भी वापस पुणे से एक छोटा सा इंटरफेयर भी और देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।